नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हम लोग संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे, पॉलिटी विषय पर ही बात कर रहे थे। आज की वीडियो में भी हम लोग पॉलिटी के विषय पर ही, संसद के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ उपबंध जो बच गए थे आज हम उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। आज जो ये आपका संसद का टॉपिक है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि आज, क्योंकि आज ये 5वीं वीडियो है। क्योंकि 5वीं वीडियो इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको पढ़ा है। और अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आपने सही से रिवीजन किया है, पढ़ा है, तो इससे कोई सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आए, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम आए, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम आए, चाहे आरओ एआरओ किसी चीज़ का भी एग्जाम दीजिए, लेखपाल का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए, यूपीपी का दीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए और आपको सफलता तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। और हम उस लक्ष्य के लिए आपके साथ रोज जुड़ते हैं, रोज आपसे बात करते हैं, हर बार न किसी टॉपिक पर चर्चा होती है और ये चर्चा आगे तक चलती रहेगी। क्लासेस जो अभी नहीं आ पा रही हैं उनके कुछ रीजंस हैं जिस वजह से कुछ क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, और जल्द ही वो सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा है हमारी पॉलिटी विषय पर, हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। और बजट आप लोग को बहुत ही आपका सुना हुआ सा शब्द होगा, बजट बजट बजट। तो बजट शब्द के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम इसकी एक पुरानी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बजट शब्द आया कहाँ से। देखिए, बजट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। लैटिन के कौन से भाषा से? लैटिन में इसको बोलते थे बुल्गा। बुल्गा बुल्गा भाषा, बुल्गा मतलब एक वर्ड था, वह उस वर्ड से, लैटिन भाषा से क्या बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। बुल्गा के बाद में ये फ्रांस में आके क्या बन जाता है आपका, फ्रांस में आपका ये बोउगेट बन जाता है। और फ्रांस के बाद में फिर अंग्रेजी अपभ्रंश, जब भाषाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो भाषाई अपभ्रंश के बारे में जानेंगे। जैसे जब हम हिंदी की बात करते हैं तो पहले आपकी वैदिक संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद में आपकी पाली, फिर प्राकृत आती है, उसके बाद में आपके अपभ्रंश भाषाएं आती हैं, उसके बाद में आपके परिवार आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ यही क्रम रहा होगा। तो जो अंग्रेजी अपभ्रंश है उसके बाद से इसका कुछ नाम क्या बदल के इसको बोगेट बोल दिया जाता था या बोजेट बोल दिया जाता था। तो ये फाइनली कह सकते हैं कि अंग्रेजी के अपभ्रंश से ये जो बजट शब्द का उद्भव हुआ। और बजट शब्द को बजट या बोगुट या बोगेट या बोजेट, जो भी हम इसको कह रहे हैं, इसका मतलब ये था, लैटिन भाषा में इसका अर्थ ये था कि चमड़े का थैला। और आपने देखा होगा जब भी संसद में बजट पेश किया जाता है तब भी क्या एक थैले में पेश किया जाता है। और इस बार के जो बजट जो इस बार सरकार ने पेश किया, उसकी एक खासियत थी कि वो बजट क्या सूटकेस में ना बंद होकर एक लाल कपड़े में बंद था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो हम लोग करंट की बात करेंगे। अभी हम लोग को चर्चा करनी है इसकी संविधान में बजट के संबंध में कौन से उपबंध दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। तो और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह आपसे मेरी दरख्वास्त है। तो चलिए बात करते हैं संसद में बजट के बारे में। तो देखिए, जो संसद में बजट है इसका उपबंध कहाँ पर किए गए हैं? अनुच्छेद 112 में। चलिए हम लोग एक एक करके सारी टॉपिक की चर्चा करते हैं। संसद में बजट, बजट। अब इस संसद में जो बजट है, पहली बात तो ये कि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। कहीं पर भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है। इसको क्या कहते हैं संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको क्या कहा गया है? पहली बात तो ये किसमें दिया गया है? आपका अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। पहली बात तो ये हो गई। और इसको बजट ना कहकर इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। तो ये दो बातें यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब देखिए दोस्तों, बजट में होता क्या है? बजट आखिर जो ये है, जो बजट शब्द है, ये बजट आखिर क्या होता है? इस बजट के अंदर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टीवी में, न्यूज एंकर्स के मुंह से, बजट पेश हो रहा है, बजट पेश हो रहा है। आप लोगों ने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि बजट पेश हुआ, इन चीज़ों को, इन मंत्रालयों को इतना इतना पैसा दिया गया, यहाँ इतना खर्चा हो गया, वहाँ उतना खर्चा हो गया। इन सब बातों का व्यवरा होता है किसमें? बजट में। तो बजट में क्या होता है? वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के द्वारा किए गए
व्ययों का विवरण होता है, व्ययों का, आय और व्यय का विवरण होता है। तो बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है, वित्तीय वर्ष के दौरान, बहुत ध्यान से सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आय और व्यय का विवरण होता है। क्या होता है, व्यय का विवरण। ठीक, तो ये बात हम लोगों ने यहां से समझ ली। अब ये बजट पेश कब किया जाता है, पेश कब किया जाता है, तो इसकी अवधि कुछ इस प्रकार से रहती है। इसकी अवधि होती है कि ये 1 अप्रैल को पेश किया जाता है और इसकी अवधि कब तक, 31 मार्च तक रहती है। और 31 मार्च के बाद जब फिर से अगला अप्रैल आएगा तब फिर से ये केंद्र लोकसभा में ये बजट पेश किया जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 को लोकसभा में बजट पेश किया गया, तो अगला बजट कब पेश किया जाएगा, 1 अप्रैल 2021 को अगला बजट जो है संसद में पेश किया जाएगा। और मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दें अगर, कि संसद में बजट पेश होगा। तो आप यहां से एक चीज समझ लीजिए कि बजट जब भी पेश होता है वो संसद में होता है, कहां, लोकसभा में होता है, लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में बजट पेश नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए बजट जाता है और 14 दिन के पहले राज्यसभा को ये बजट वापस भेजना होता है। अगर 14 दिन में कोई निर्णय इस पर राज्यसभा नहीं देगी बजट पर, तो 14 दिन बाद लोकसभा इस बात को मान लेगी कि क्या, कि बजट को पारित समझा जाएगा, किससे, ऊपरी सदन या राज्यसभा से। दूसरी बात, अब हम लोगों ने वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा क्या अनुमानित प्राप्तियों, व्यय और खर्चों, अनुमानित प्राप्तियों, व्यय और खर्चों का विवरण किसमें होता है, बजट में होता है आपका। अब देख लीजिए दोस्तों एक चीज, इस बजट में शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आपके लिए कि भाई आखिर बजट है, ये तो पता चल गया कि भाई आय व्यय अनुमानित प्राप्तियों का क्या लेखा जोखा होता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। बजट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक लिखित पत्र है। ठीक, तो इस पत्र में आखिर शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, इस बजट में आखिर शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, इस बात की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो पहली बात, इसमें शामिल क्या क्या होता है, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां होंगी इसमें। पहली बात क्या होगा इसमें, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां होंगी। दूसरी बात क्या, दूसरा क्या होगा इसमें, राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं संसाधनों की बात होगी। इसमें क्या होगा, राजस्व बढ़ाने एवं उत्पाद संसाधनों की बात होगी, संसाधनों की बात होगी। तीसरी बात क्या, कि अगले वर्ष में खर्च का अनुमान, मतलब अगले वर्ष में कितना खर्च आएगा उसका अनुमान होगा, खर्च का अनुमान होगा। चौथी बात क्या होगी इसमें, चौथी बात जो ध्यान रखने वाली है वो इसमें क्या होगी, वास्तविक खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण होगा कि कितना आखिर खर्च हुआ, इस वर्तमान सरकार में अभी तक पैसा कितना खर्च हुआ उसका विवरण होगा। वास्तविक खर्च और प्राप्तियों का विवरण होगा, प्राप्तियों का विवरण होगा इसमें। ठीक, इतनी सी बात। अब इसमें यह बात हो गई। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्या, कि आने वाले साल में, जो अभी वित्तीय वर्ष की बात तो हो गई कि वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ, कितनी प्राप्ति हुई, कितना खर्च था, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कौन से साधन अपनाए गए, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, इन सब की तो बात हो गई बजट में। लेकिन बजट में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ये, कि अगले वित्तीय वर्ष, आने वाले साल के लिए क्या आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का क्या होगा, कर व्यवस्था, खर्च की योजना एवं नई परियोजनाओं के बारे में भी विवरण होगा। ये बात इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बजट आपको कितने, दो मुख्य श्रेणी बजट की पढ़ने को मिलेंगी आपको। पहला कौन सा, आम बजट, और दूसरा रेलवे बजट। अभी
करंट की बात यहां पर मत जोड़िएगा, वरना आप मुझे गलत कर देंगे, मैं अभी उसको खुद जोड़ूंगा वहां पर। ठीक, तो अब बजट मैं पहले, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा इसलिए मैं पूरी बात की चर्चा करूंगा, तो आप घबराएं नहीं, बस बने रहें। आप जो है अभी 2017 वाले मामले पर ना जाए, वहां पर मैं अभी आपको खुद लेकर आऊंगा कि सर आम बजट को और रेलवे बजट को एक कर दिया गया। तो ठीक बजट की हम लोग अब विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, बजट की सारी जो चर्चा होने वाली है वो हम लोग विधिवत तरीके से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बजट को कितने दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। दो तरीके से बजट को पेश किया जाता है। कैसे कैसे? एक आम बजट और एक रेलवे बजट। अब रेलवे बजट को अलग क्यों किया गया, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो भी आपको जानने को मिलेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये बजट हो गया आपको, और पहला इधर होगा आपका आम बजट, और दूसरा हो गया आपका रेलवे बजट। रेलवे बजट, रेलवे बजट। अब दोस्तों, जब हम बजट की चर्चा कर रहे हैं तो आपके सवाल दिमाग में यह भी तो आ रहा होगा कि सर आखिर ये पहली बार बजट पेश करने की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान कब अपनाया गया। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर मैंने पहली क्लास आपने मेरी देखी होगी, तो संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या, 26 नवंबर 1947 को क्या पहली बार बजट पेश किया जाता है। कब? 26 नवंबर 1947 को। डेट याद रखिएगा, डेट और एक नाम बता रहा हूं वो याद रखिएगा। 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा? बाई सणमुख चेट्टी। सणमुख चेट्टी, चेट्टी, ठीक, सणमुख चेट्टी के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया। और जो ये अंतरिम बजट आपने सुना होगा, इंतरिम बजट, अंतरिम बजट, इस शब्द की भी उत्पत्ति किसने की थी? इन्होंने ही की थी, सणमुख चेट्टी द्वारा ही की गई थी। अब ये तो हो गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, यहां पर सवाल अगर ये कोई पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट आपसे कब पेश किया गया था, तो आपको जवाब क्या देना होगा? 28 फरवरी 1950 को, फेब 28 1950 में। किसके द्वारा? जॉर्ज मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? बाई जॉर्ज मथाई, जॉर्ज मथाई के द्वारा। तो ये दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने आम बजट और रेलवे बजट की। अब ये जो रेलवे बजट होगा, रेलवे बजट होगा, इसमें सिर्फ रेलवे के आय और व्यय का विवरण होगा। आय और व्यय का विवरण होगा। दूसरी बात, जो आम बजट होगा, इसमें आय और रेलवे के आय व्यय के विवरण को छोड़कर बाकी सारी चीजें होंगी। किसमें? भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के आय और व्यय का विवरण होगा। किसमें क्या होगा? भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के आय और व्यय का विवरण। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, इसमें कौन सा? रेल मंत्रालय शामिल नहीं होगा। तो ये बात हो गई आम बजट और रेलवे बजट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, अभी फिर मैं बताऊंगा, फिर से इसको जोड़ा कब गया। तो 1921 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर क्या रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। पहली बात तो आप यहां पर यह ध्यान रखिए। ठीक, फिर क्या हुआ इसमें, यहां पर अब पूरी करंट की चर्चा करूंगा। 2016 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में शामिल करने के लिए फिर से सहमति दे दी। फिर से कहा, एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की। और क्या हुआ कि 2016 में ही, जब ये मोदी सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था 2014 से 19 के बीच में, तो उसी दौरान क्या कहा गया कि सिर्फ रेलवे बजट को आम बजट में तो शामिल तो किया ही किया जाएगा, बल्कि इसकी तारीख में भी बदलाव होगा, पेश करने की तारीख में।
तो अब बजट जो पेश किया जाएगा वो कब पेश किया जाएगा? 1 फरवरी को। और आपको पता होगा कि अब जो आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है वो 31 जनवरी के बाद आ जाता है। ठीक, तो ये बात यहां पर ध्यान रखने वाली थी। पहली बात तो ये थी कि ये जो पहला बजट पेश हुआ था ये दोबारा से जब ये कम से कम लगभग आप समझिए कि 92 साल की प्रथा थी। कब से? 1921 के बाद में जब 2016 में बजट पेश हुआ तो आप समझिए लगभग 92 साल की प्रथा, पुरानी प्रथा को मोदी सरकार के एजेंडे ने खत्म कर दिया। और फिर क्या हुआ इसके बाद में कि इसको समाप्त करके 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके द्वारा क्या हुआ, ये पहला जो है आम बजट पेश किया गया जिसमें रेलवे बजट को भी साथ में रखा गया। कब? 2017 से। तो अब आपने करंट की भी चीज यहां पर जोड़कर पढ़ ली है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जो बजट पेश होता है वो कब से होता है? 1 फेब को। और एक किसको? लाल थैले में बांध कर लाया जाता है, लाल थैले में। ठीक, ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखने वाली थी। अब हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या कि संविधान में बजट के संबंध में कौन से उपबंध दिए गए हैं, उन उपबंधों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग के साथ थोड़ा सा और जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बजट के संबंध में, आम बजट के संबंध में जो संविधान में उपबंध दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये, संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष में दोनों सदनों में बजट पेश कराएगा। क्या कहा है कि राष्ट्रपति हर वित्त वर्ष में दोनों सदनों में बजट पेश कराएगा। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में बजट पेश कराएगा। कौन? प्रेसिडेंट। दूसरी बात क्या उपबंध दिया गया है? कहा गया कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी, कि कोई भी मंत्रालय किसी भी प्रकार का अनुदान की मांग नहीं कर सकता है। किसके? बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के। तो दूसरी बात क्या? बिना प्रेसिडेंट की सिफारिश के अनुदान मांग नहीं की जाएगी। ठीक, ये हो गई अगली बात। अब अगर हम इसमें तीसरी बात करें कि तीसरा उपबंध क्या दिया गया है, कहा गया कि संचित निधि से कोई धन निकाला नहीं जाएगा। संचित निधि की बात भी अभी हम आगे करेंगे। कहा कि संचित निधि से अभी हम निधियों की चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। संचित निधियों से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। ठीक, ये बात भी हो गई। अब अगर हम चौथा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के लोकसभा में कोई भी ऐसा बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जो कर को बढ़ा रहा हो। बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी ऐसा बिल, चौथा पॉइंट, कोई भी बिल लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसा पेश नहीं किया जाएगा बिना राष्ट्रपति की संतुष्टि के जो कर को बढ़ा रहा हो, जो कर को क्या कर रहा हो? इंक्रीज कर रहा हो। ठीक, टैक्स इंक्रीज करने के लिए। अब अगर हम इसमें लास्ट बात करें, आखिरी पॉइंट पे चर्चा करें, अगर हम संविधान में जो बजट के संबंध में उपबंध दिए गए हैं तो 5 उपबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आखिरी उपबंध की बात करें, कहा गया है कि क्या कि सरकार किसी भी कर को, किसी भी चीज पे लगे हुए कर को घटा या बढ़ा सकती है, लेकिन घटा, कम या समाप्त कर सकती है। माफ कीजिएगा, किसी भी वस्तु पर लगे कर को कम अथवा समाप्त कर सकती है, लेकिन क्या? बढ़ा नहीं सकती। क्या कर सकती है? टैक्स को क्या कर सकती है?
या तो टर्मिनेट कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, कम कर सकती है। बट क्या हो सकता है, इसको बढ़ा नहीं सकती, हाँ, इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक, ये बात यहां पर ध्यान रखनी होगी। तो अब हम लोगों ने यहां तक बात कर ली। अब हम देखेंगे कि जो दोनों सदन है हमारे, लोकसभा, हमको पता है कि संसद के कितने सदन हैं। अगर हम संसद की बात कर रहे हैं तो संसद में आपको मैंने कई बार बताया कि एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो यहां पर दोनों सदनों की अलग अलग शक्तियां हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आपसे कोई इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ दे कि संसद के दोनों सदनों में से किसके पास बजट के संबंध में ज्यादा शक्तियां हैं, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि बजट के संबंध में लोकसभा के पास में राज्यसभा से ज्यादा शक्तियां हैं। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया कि जब भी बजट पेश किया जाएगा तो वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, और बजट पेश होने के बाद में लोकसभा से कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा किसी बजट को सिर्फ कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन तक रख सकती है। और अगर 14 दिन के अंदर ये इस पर कोई विचार विमर्श करके इसको वापस लोकसभा में नहीं भेजते हैं, तो लोकसभा के द्वारा यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा इस बजट पर या इस बिल पर या विधेयक पर क्या है, सहमत है, और उस बिल को पारित कर दिया जाता है। और पारित होने के बाद कहां जाता है, यह मैंने आपको कई बार बताया है कि बिल जब भी पारित होगा उसके बाद कहां, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। और कोई भी बिल जब राष्ट्रपति की अनुमति जिसको मिल जाती है तभी वो कोई कानून, कोई अधिनियम बन पाता है। ये बात यहां पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो चलिए दोनों सदनों की अलग अलग शक्तियां क्या हैं, ये इस बात की हम लोग चर्चा कर लेते हैं बजट के संबंध में। किसके, बजट के संबंध में। बजट के संबंध में तो देखिए, जो भी धन विधेयक होगा या जो भी वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक, साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन मैंने कल आपको 3 टाइप के बताए, एक तो होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक की भी 2 कैटेगरी, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। जब मैंने बात की साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक की बात करें या धन विधेयक की बात करें, तो धन विधेयक आपका किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 110 में। और अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो जो वित्त विधेयक फर्स्ट है वो किसमें, 117, अनुच्छेद 117 फर्स्ट में। और अगर वित्त विधेयक सेकंड की बात करें तो वो दिया गया है आपका 117(3) में। ठीक, अनुच्छेद 117(3) में। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों सदनों की बजट संबंधी भूमिका की। तो जो आपका धन विधेयक होगा या फिर जो वित्त विधेयक होगा वो कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। पहली बात क्या हो गई कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम यहां पर करें कि राज्यसभा की किसी भी विषय पर या किसी भी मंत्रालय के आधार पर अनुदान मांग की कोई भी शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदान मांग की शक्ति नहीं है। तीसरी बात अगर हम यहां पर करें, कि 14 दिन में इसको विधेयक को वापस भेजना होता है। 14 दिन में विधेयक को वापस भेजना होता है। अब अगर हम लास्ट बात यहां पर करें तो क्या होता है, बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित विधि पर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बजट में व्यय अनुमान को भारत में संचित विधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक रखा जाएगा। समझे, भारत की संचित विधि द्वारा किए गए व्यय और भारत की संचित निधि द्वारा किए गए, संचित विधि पर भारित व्यय और संचित निधि द्वारा किए गए व्यय, दोनों को क्या कर रखा जाएगा, पृथक रखा जाए। अभी हम संचित द्वारा भारित व्यय जो क्या होता, संचित विधि द्वारा भारित व्यय होते हैं जो, उनकी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए ये बात हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर ली। तो चलिए हम लोग अब आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि बजट में व्यय कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि क्या बात की कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय,
और दूसरी बात क्या की, संचित निधि द्वारा व्यय। तो हम इसकी भी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि जो बजट में व्यय होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। पहली बात तो क्या, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं और दूसरे व्यय कौन से होते हैं इसमें, भारत की संचित निधि द्वारा संचित निधि से किए गए व्यय। तो दो प्रकार के व्यय इसमें शामिल होते हैं। तो भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो देख लेते हैं भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। भारित व्यय तो जो भी आपके प्रेसिडेंट के वेतन भत्ते, वाइस प्रेसिडेंट के वेतन भत्ते, सीएजी के वेतन भत्ते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भत्ते, हाई कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ते जो भी है वो आपके कैसे हैं, भारित व्यय हैं। ठीक। दूसरी बात और क्या शामिल होगा इसमें, ऐसे ऋण, इस भारित व्यय में और क्या शामिल होगा, ऐसे ऋण जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर हो। कैसे, ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, भारत सरकार पर हो, ऐसे व्यय शामिल होंगे। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, अब जो भी ये बजट है, आपको पता आ गया कि अब लोकसभा में बजट आ गया। बजट के बात हमने की, बजट में कौन कौन से व्यय होंगे, बजट में कौन कौन सी प्राप्तियां, कौन कौन से खर्चों के बारे में, किस अनुदान के बारे में बात की गई है, ये सब हम लोग अब बजट की बात करते करते हम लोग बजट को कहां पे पहुंचा दिए, बजट आ गया लोकसभा में। अब लोकसभा में जब बजट आ गया तो हम बात करेंगे कि बजट के पारित होने के संबंध में जो बंध दिए गए हैं वो कहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 107 किसी भी बिल, विधेयक या बजट को पारित करने के संबंध में उपबंध देता है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, पारित होने की प्रक्रिया भी कहां, अनुच्छेद 107 में ही है। तो जब भी कोई बजट पास होगा तो वो 6 स्तरों से होकर गुजरेगा। कितने, 6 स्तर होंगे उसके। अब इन 6 स्तरों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 स्तर हैं जिनसे गुजरकर एक बजट जो है पास होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, देखिए, जब भी लोकसभा में कोई बजट आएगा तो क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। तो वो पहला स्टेप क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण। ठीक, प्रस्तुतिकरण हो गया उसका। अब जब बिल प्रस्तुत हो गया तो आपको पता है कि बहुत बहस होती है, कभी कभी देखिए मार धाड़ हो जाती है, कोई कागज फेंक दे रहा है, कोनो ससुरा इसको मार दे रहा है, उसको मार दे रहा है, तमाम तरह का खेला हो जाता है उसमें। तो यहां पर क्या होता है, फिर आम बहस होगी कि बजट में किस चीज पर कमी है, किसको ज्यादा जो है अनुदान दिया जा रहा है, किस विभाग को कम अनुदान दिया जा रहा है। तो सभी विभाग के अपने अपने लोग अपने अपने विभाग के लिए लड़ाई लड़ देंगे, मुआ देंगे एक दूसरे को। तीसरी बात क्या होगी, जब आम बहस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि फिर इस बजट की विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाएगी। विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी। और ये जांच करेगा कौन, अब ये जांच करेगा कौन, तो संसद की एक, आपको पता होगा कि संसद की एक क्या होती है, स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति ये समिति जो होगी, ये विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच होगी, ये समिति इसकी जांच करेगी। ठीक, उसके बाद में चौथा फेज क्या आएगा, जब जांच वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इस संबंध में जो भी संशोधन होंगे वो प्रस्तावित किए जाएंगे। फिर क्या होगा, एक प्रस्तावित मतदान होगा। ठीक, तो उसके बाद में जब विभागीय समितियों द्वारा जांच हो जाएगी तो अगला क्या आएगा, अनुदान की मांग पर फिर मतदान होगा कि अगर किसी विभाग को ज्यादा अनुदान चाहिए तो उस पर सभी सदस्य सहमत हैं कि नहीं है, इस बात पे भी मतदान होगा। दोबारा से मतदान होगा इस प्रस्तुतिकरण के बाद में। तो क्या होगा, अनुदान की मांग पर मतदान होगा। अब कोई कहे कि हमारे विभाग को कम पैसा कैसे दे सकते हो, हमको तो ज्यादा चाहिए क्योंकि हमको तो ज्यादा काम कराना है। तो कोई अगर इस बात के लिए लड़े तो दूसरे विभाग का व्यक्ति क्या करेगा, कहेगा कि नहीं चलो मतदान करा के देखते हैं। तो फिर उस बात पे क्या होगा कि अगर आप अधिक अनुदान मांग रहे हैं किसी विभाग के लिए
तो वहां पर क्या मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि आपको ये अनुदान दिया जाए, अन्यथा की दृष्टि में नहीं दिया जाए, या बजट में संशोधन करके ये आपके लिए विशेष उपबंध बनाया जाए। ठीक, तो ये चौथा स्टेप था। पांचवें स्टेप में क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा तब फिर क्या होगा, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा। अब जब ये विनियोग विधेयक पारित हो जाएगा तब जाकर कहीं एक वित्त विधेयक पारित होगा, तब ये छठा स्टेप आएगा, वित्त विधेयक आपका पारित होगा। तो ये 6 चरण थे किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए, या किसी भी जो है बजट को पारित करने के लिए। कौन कौन से, पहला होगा आपका प्रस्तुतिकरण, इंट्रोड्यूसिंग। ठीक, इंट्रोड्यूसिंग है बजट, इन कहाँ, लोकसभा। ठीक, दूसरी बात, फिर बात करेंगे किसकी, फिर आम बहस होगी कि हमका इतना काहे दिया, उनका उतना काहे दिया, हमको इतना ज़्यादा चाहिए। फिर ये सब जब नाटकबाजी खत्म हो जाएगी तब विभागीय समितियों के द्वारा उस बजट की जांच की जाएगी, और ये जांच में शामिल कौन होगा, जो संसद की स्थायी समिति है वो इस बजट की जांच के लिए शामिल होगी। फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा कि कौनो ससुरा बोल दिया कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होगा, मतदान किया जाएगा, तभी ना उसको पैसा दिया जाएगा। फिर तीसरी बात क्या होगी, फिर जाके ये सब जब समाप्त हो जाएगा फिर एक विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। जब विनियोग विधेयक भी सदनों से पारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि राज्यसभा को कोई खास रोल नहीं है, राज्यसभा को तो पास ही पास करना है, उसको 14 दिन में अगर उसने अपनी कोई संतुष्टि नहीं दी तब भी उसको पास मान लिया जाएगा। तो वहाँ से भी पास होने के बाद विनियोग विधेयक पास हो गया, उसके बाद में क्या होगा, आपका वित्त विधेयक पास हो जाएगा, वित्त विधेयक पास हो जाएगा। तो आज की चर्चा जो थी बजट के बारे में वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में आपसे निधियों के बारे में चर्चा करूंगा। निधि मतलब लड़की नहीं पगलो, निधि मतलब अभी समझाते हैं। ठीक, तो निधियों की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के लिए देखिए 3 निधियों की बात की गई है। ठीक, तो 3 निधियां कौन कौन सी हैं, अभी पहली बात तो हमने की, 3 निधियों की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो होती है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, संचित निधि। अब हम अगर पूछे आपसे कि ये कौन से अनुच्छेद में है तो आप क्या मुझे बताएंगे, तो ये अनुच्छेद 266 में है। किसमें, अनुच्छेद 266 में। और अगर हम बात करें भारत की दूसरी, भारत का क्या, भारत का लोकलेखा, भारत का लोकलेखा, भारत का लोकलेखा निधि, ये किसमें है, ये भी अनुच्छेद आपका 266 में ही है। ठीक, और अगर हम बात करें तीसरी निधि की तो ये होती है भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। ठीक, तो ये आपकी कहां पर है, अनुच्छेद 267 में, ये अनुच्छेद 267 में है, अनुच्छेद 267 में है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा कि भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है कि गुरुजी बताए थे 266 में है, वो अभी ना टिक मारेंगे मर्दे। ठीक, तो इतनी सी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की संचित निधि के अंतर्गत क्या क्या होता है, लोक लेखा निधि के अंतर्गत क्या क्या होता है, और भारत की आकस्मिक निधि के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो भारत की संचित निधि के अंतर्गत ऐसी निधियां होती हैं जिसमें सभी प्राप्तियां, उधार ली गई हुई प्राप्तियां और उनका भुगतान जमा किए जाते हैं। क्या, उधार ली हुई प्राप्तियां और जिनके भुगतान जमा किए जाते हैं, वो कहां पर होते हैं, संचित निधि में। दूसरी बात, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व किसमें होते हैं, आपके संचित निधि में होते हैं। राजकोष निधियों द्वारा, राजकोष विधेयकों द्वारा लिए गए सभी राजस्व कहां होंगे, या सभी ऋण कहां होंगे, वो भी संचित निधि में होंगे आपके। ये इतनी बात हो गई। अब भारत का लोक लेखा निधि जो है 266 में आपका है, इसमें क्या होंगे, सभी अन्य सार्वजनिक धन, सभी अन्य सार्वजनिक धन। ठीक, जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत, बैंक जमा, तो इस प्रकार के जो सारा धन है वो कहाँ होगा, लोक लेखा में होगा।
और राष्ट्रपति के अधिकार में रहने वाली एकमात्र निधि कौन सी है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसके अंडर में रहती है? राष्ट्रपति के अंडर में रहती है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। और इसे राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा? वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा मुझे लगता है यहीं तक थी। और आज जो आपका भारत की पार्लियामेंट टॉपिक था भाग 5 में, वो भाग 5 आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों, कुछ एक दो आर्टिकल्स बच गए हैं जो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं उठते हैं। जहाँ से सवाल उठते हैं मैंने वो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर करा दी हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर ज़रूर ही पसंद आया होगा। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर जब आप वीडियो पे आते हैं तो वीडियो पूरा देख कर जाया करें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और वीडियो कोशिश करिए कि शुरुआत से सारी वीडियो देखिए, क्योंकि अगर शुरुआत से सारी वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको एक के बाद एक कोई कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर से एक और नए जोश और एक नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।